नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज से आपकी क्लासेस शुरू हो रही है। आज से आपका बैच प्रारंभ हो रहा है गुरु पूर्णिमा के दिन। मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैंने अगले दिन ही रख दिया था, और अगले दिन रखने के बावजूद भी ईश्वर को शायद यही मंजूर था कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही आपकी बैच की शुरुआत हो। ईश्वर से दुआ करता हूँ और ईश्वर से मनोकामनाएं मांगता हूँ कि आप सभी को जो है गुरु पूर्णिमा की फिर दोबारा से हार्दिक बधाई हो। और दूसरी बात यह है कि आप सभी अपने लक्ष्य तक पहुंचे, ईश्वर से यही दुआएं करता हूं। चलिएगा साथियों, सबसे पहले हम बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं। सुपर गारंटेड बैच के आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हो कि आपने जिस समय के अनुसार आप लोगों ने टारगेट चुना है, जिस समय के अनुसार ये लक्ष्य चुना है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपके घर वालों को, परिवारजनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपको ऐसी फैमिली मिली है जो आपके सपनों को साकार करने के लिए अपने सपनों को त्याग कर आई है। तो सबसे पहले आप सभी को जो है मैं एक बार दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपकी फैमिली को और आपको, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन करना खेल या तमाशा नहीं है। ये एक तैयारी है और ये जर्नी है, और ये जर्नी आप सभी को पता है कि इसका सिलेबस बहुत विस्तार है, सिलेबस बहुत बड़ा है। तो इस जर्नी के अंदर ऐसा नहीं है कि आप जिस प्रकार से 6 महीने के लिए आए, 2 महीने के लिए आए, 5 महीने के लिए आए और तैयारी करके चले गए और एग्जाम दिया और फ्री हो गए। यूपीएससी की जर्नी एक ऐसी जर्नी होती है, और यूपीएससी की प्रिपरेशन करने की, सोचने की एक सोच जो है सबसे बड़ी चीज होती है इसमें। आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करने की अगर सोचे हैं तो यही बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपके दिमाग में कम से कम ये बात तो आई कि आप एक भारत के समझदार, एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहते हैं। और यूपीएससी की प्रिपरेशन करने से पहले आप लोग इस चीज को दिमाग में डाल लीजिए कि आप भारत के एक जिम्मेदार नागरिक बनने जा रहे हैं, और अभी तक भी अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक नहीं है तो आप बन जाएंगे। क्योंकि सिविल सेवा में इंटरव्यू जो आपका होता है, प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई करने के बाद में इंटरव्यू जो होगा वो आपकी एक जिम्मेदारी व्यक्ति है या फिर आप एक जिम्मेदार नागरिक है कि नहीं है, उसी चीज को परखता है। तो इस चीज के जो गुण है, सिविल सेवा के जो गुण होते हैं, वो गुण आप लोगों में ऑलरेडी आ जाने चाहिए, क्योंकि आप लोग पहले ही सिविल सेवा के बारे में सोचकर आए हैं और न जाने कहां किन किन रास्तों से आप भटक कर मेरे पास आए हैं। तो मैं आप सभी की मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको एक सही मार्गदर्शन दूं, और मार्गदर्शन के डायरेक्शन में ही हम सब चलें। चलिए आज की क्लास में ज्यादा समय की देरी नहीं करते हुए यूपीएससी के सिलेबस को समझते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है। जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, सिलेबस। कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी क्या करता है कि सिलेबस के बारे में उसको कुछ ज्यादा पता नहीं होता है, उससे पहले वो हाथ पैर मारने लग जाता है, और हाथ पैर मारता है तो वो बहुत बड़ी गलती कर बैठता है, क्योंकि वो अपना समय गवा देता है। सबसे मेन बात यह है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के दौरान आप लोगों को सबसे मेन चीज यह है कि आप लोगों के पास में होना क्या चाहिए और आपको किस प्रकार से चलना है। देखिए, अगर आपके दिमाग में ये सोच है कि मैं 6 महीने या 12 महीने में एग्जाम क्लियर कर लूंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। एग्जाम क्लियर करने के लिए सीधा सीधा फंडा में अगर मैं बताऊं तो 2 साल कम से कम आपके सिलेबस कवर करने में लगते हैं, और 1 साल उस सिलेबस को वापस रिविजन करने के पश्चात अगर आपको 3 साल आपके पास है तो ही आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करिए। और यूपीएससी की प्रिपरेशन में ऐसा नहीं है कि आप खरगोश की तरह दौड़ कर निकल जाओगे। ये खरगोश की दौड़ नहीं है, यहाँ पर दौड़ है कछुए की। अगर आप जितनी धीमी गति से चलेंगे और जितनी निरंतरता बनाए रखेंगे, उतना ही जल्दी आप आपकी मंजिल के नजदीक पहुंचेंगे। यूपीएससी की प्रिपरेशन में ऐसा होता है। अन्य एग्जाम्स में ऐसा होता है कि आप खरगोश की तरह दौड़ते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यूपीएससी की प्रिपरेशन एक ऐसी प्रिपरेशन है जिसके अंदर आप लोगों को बिल्कुल कछुए की तरह बिल्कुल धीमी गति के साथ में आपको चलना होगा। और उसके लिए आपको करना क्या है, आपको निरंतरता बनाए रखनी है। आपके लिए कोई तीज त्योहार, कोई शादी ब्याह, कोई बर्थडे पार्टी नहीं है। आपके लिए ये सारी चीजें जो है एक जिम्मेदार व्यक्ति को त्यागनी होती है। अगर आपको पता होगा आपके आसपास के क्षेत्र में, आपकी फैमिली में अगर कोई सिविल सेवक है, तो आपको पता होगा कि वो लोग ना तो तीज त्योहार पर आते हैं और ना ही वो किसी की ब्याह शादी में आते हैं। इसका कारण यह है कि वो एक जिम्मेदार नागरिक है, और आप भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अभी से एक जिम्मेदार नागरिक बनना है, क्योंकि आपको उसी समय और उसी जगह जाना है जहां पर आपकी बिना कोई काम रुका हुआ हो या आपके बिना कुछ नहीं हो सकता। वही काम को इंपॉर्टेंस दीजिएगा और वही काम आपके लिए जरूरी है। आपको हजारों बर्थडे पार्टी आपको जो है नहीं करनी है, और शादी ब्याह आपको नहीं अटेंड करने हैं, और भी बहुत सारे ऐसे उत्सव है और ऐसे बहुत सारे त्योहार हैं जिनको आपको अवॉइड करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा।
क्योंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति जो है सब कुछ त्याग देता है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपके फैमिली, आपके परिवार से। हमारे जो पिताजी होते हैं, हमारी माता जो होती है, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि माता पिता जो है सब कुछ त्याग देते हैं अपने बच्चों के लिए। आप लोग एक घर का ही एग्जांपल ले लीजिए और फैमिली में आप एक बार नजर घुमा के देखिए कि माता पिता आपके लिए क्या नहीं कर रहे हैं। अगर आप उस चीज को समझते हैं तो आप उस चीज को समझते हुए यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके परिवार से ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। यानी कि जिम्मेदार नागरिक आपके पापा है, उनके सारे सपने जो है केवल आप हो, आपके अलावा उनका कोई सपना नहीं है। वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो आप उनके सपनों को जो है बिल्कुल साकार करने की पूरी कोशिश करिए और पूर्णतः ईमानदारी के साथ में। सपने साकार करना एक सबसे बड़ी बात नहीं होती है, पर लेकिन बात सबसे बड़ी यह है कि पूर्ण तरीके से अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक बन जाते हैं तो ये सबसे बड़े सौभाग्य की और गर्व की बात है आपके माता पिताओं के लिए। और आपको जिम्मेदार व्यक्ति बनाने के लिए ही आपको एजुकेशन दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। लेकिन भारत की शिक्षा का दुर्भाग्य यह है कि अब जिम्मेदारी यानी कि जिम्मेदार व्यक्ति ना बनाकर शिक्षा को व्यवसायिक क्रम के अंदर डाल दिया गया है। और व्यवसायिक क्रम हो जाने के कारण से जो है विद्यार्थी उन चीजों को सीख ही नहीं पाता है जिनकी उनको जरूरत होती है। चलिए अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीएससी का सिलेबस किस प्रकार से आप लोगों को पढ़ना है, किस प्रकार से कौन कौन सी बुक्स आपकी रहने वाली है, उन पर भी हम बात करेंगे। संपूर्ण चीजें आपको आपके एप्लीकेशन पर सब चीजें मिलेगी सुपर गारंटेड रेट में। जो विद्यार्थी एडमिशन ले रखे हैं उनको कोई भी चीज बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। जो चीज की जरूरत पड़ेगी उस चीज के बारे में आपको बता दिया जाएगा कि आपको ये चीज लानी है, ठीक है। उससे पहले आप कोई भी चीज परचेज ना करें, बिना सोचे समझे कोई भी बुक परचेज नहीं करें। बिल्कुल आपको अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, 2 साल की हमारी गारंटी है। अगर 2 साल आप हमारे साथ जुड़े हैं तो मेरी गारंटी है और हमारी टीम की ये संपूर्ण जिम्मेदारी है कि आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनाना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। चलिएगा तो अब हम चलते हैं यूपीएससी के सिलेबस की ओर। इसका किस प्रकार से एग्जाम होता है, किस प्रकार का इसका पैटर्न रहता है। तो देखिएगा यूपीएससी के सिलेबस के पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता होगा कि जिस प्रकार से इसके सिलेबस होता है, और सिलेबस इस प्रकार से है कि देखिएगा इसके 3 पेपर यानी कि 3 पैटर्न के अनुसार जो है इसका पेपर होता है, जिसके अंदर सबसे पहला आपका यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम होता है, दूसरा आपका मेंस एग्जाम होता है और तीसरा आपका इंटरव्यू होता है। इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं, ये किस किस सब्जेक्ट का होता है, किस प्रकार से होता है, कितने अंक होते हैं, किस प्रकार का इसका पैटर्न होता है, उन सारी बातों पर हम बात कर लेते हैं। आइए यूपीएससी के सिलेबस में सबसे पहले आपका एक एग्जाम होता है जिसको हम बोलते हैं प्रीलिम्स एग्जाम। दूसरा एग्जाम होता है जिसको हम कहते हैं मुख्य परीक्षा यानी कि मेन परीक्षा, और तीसरी होता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका जो है 275 नंबर का होता है, प्रीलिम्स आपका जो है 400 नंबर का होता है, और मेंस आपका कितने नंबरों का होता है ये आपको पता होगा, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। आइए तो देखिएगा प्रीलिम्स के आपके 2 एग्जाम्स होते हैं। कितने एग्जाम होते हैं? 2 पेपर होते हैं। और एग्जाम किस प्रकार का, एक होता है जीएस पेपर 1, एक होता है सीसेट पेपर। सीसेट पेपर और जीएस पेपर के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो अभी आपको सिलेबस में आगे समझा दूंगा, एक बार पेपर समझ लीजिएगा। इसके बाद में आपका एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। मुख्य परीक्षा के अंदर जाते ही प्रवेश करते ही आपके 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, एक होता है आपका इंग्लिश का और एक होता है दूसरी लैंग्वेज। यानी कि लैंग्वेज पर यहाँ से तात्पर्य है कि आप हिंदी ले सकते हैं, अगर आप हिंदी भाषा राज्यों से बिलोंग करते हैं तो आप हिंदी ले सकते हैं। और जैसे भी अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग भाषाएं हैं जो कि राजपत्र के अंदर दी गई है, तो उन भाषाओं के अंतर्गत आप कोई भी एक भाषा क्वालिफाइंग पेपर करने के लिए एक भाषा आप चुन सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका पेपर हो गया 300 नंबरों का। 300 नंबरों का जो है आपका इंग्लिश का पेपर हो गया, जो आपको क्वालिफाई करना ही होगा, ठीक है। चलिएगा इसके बाद में एक पेपर होता है आपका जिसको हम लोग क्या कहते हैं, निबंधात्मक पेपर। सामान्य पेपरों के अंदर आपके पेपर होते हैं जिसको एक पहला पेपर आपका होता है जिसको निबंधात्मक पेपर कहते हैं, और निबंधात्मक यानी कि ऐसे का पेपर होता है जो कि आपके कितने नंबरों का होता है, 250 नंबर का होता है। इसके बाद में दूसरा पेपर होता है जिसको जीएस फर्स्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। जीएस फर्स्ट आपका 250 नंबर का होता है। जीएस सेकंड जो है, जीएस सेकंड पार्ट जो पेपर होता है आपका वो भी 250 नंबर का होता है। जीएस थर्ड जो है ये भी आपके 250 नंबर का होता है, और जीएस फोर्थ जो पेपर है वो भी आपके 250 नंबर का होता है। इसके बाद में 2 पेपर आपके होते हैं जो वैकल्पिक विषय के रखे गए हैं, और वैकल्पिक विषय वो विषय है जो कि आप चूज करते हैं। आप स्वयं के ऊपर डिपेंड करता है कि आप वैकल्पिक विषय क्या लेना चाहते हैं, आप किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करके आए हैं, किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, तो उस सब्जेक्ट को समझते हुए आपको वैकल्पिक विषय चुनना है। इसको लेकर काफी सारे विद्यार्थियों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, तो आप कंफ्यूज मत होइए। जिसको भी वैकल्पिक विषय चुनना है उसके पास में 1 महीने का समय है।
यानी कि पूर्ण जुलाई आप हटा दीजिए, यानी कि 15 अगस्त तक, लगभग आप 15 अगस्त तक ये मानकर चलिए कि आपको वैकल्पिक विषय जो है चुनना है, वो आप डिसाइड कर लीजिए। और डिसाइड कर एक बार आप संस्था के नंबरों पर आप संपर्क कर लेना, और अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे दूंगा। ठीक है, कि किस प्रकार का पेपर रहेगा, किस प्रकार का सिस्टम है, किस प्रकार का सिलेबस है, और क्या क्या दिक्कतें होने वाली है, क्या क्या चीजें पढ़ने वाला हूँ, ये सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। और लगभग आपके 4 से 5 विषय जो है लगभग ऐसे रहेंगे जिसका बैच आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान ही, यानी कि आपके एप्लीकेशन भी चलाए जाएंगे, जो कि ऑप्शनल विद्यार्थियों के लिए रहेंगे। ठीक है, तो उनमें से अगर आपका विषय होता है तो आप वहां से कर लीजिए, अन्यथा आपको सारे स्रोत जो है मेरे द्वारा बता दिए जाएंगे, आप कौन सा विषय लेंगे, उसके लिए आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन कौन सी बुक आपको परचेज करनी है, कौन सी क्लासेज या कौन सी कोचिंग आपको ज्वाइन कर सकते हैं, ऑप्शनल के लिए बेस्ट कौन सी रहेगी, कौन सी वेबसाइट का आप यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा, आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वैकल्पिक विषय आप बहुत सोच समझकर चुनिए, क्योंकि वैकल्पिक विषय जो है आपका एक यूपीएससी प्रिपरेशन के अंदर एक आधार है, और आधार मानकर ये चलिए कि ये 500 नंबर के जो पेपर है, इस 500 नंबर के पेपर में से अगर आप 400 या 350 नंबर लेकर आते हैं तो आप एक बहुत अच्छी रैंक जो है यूपीएससी के अंदर ला सकते हैं, जिस प्रकार से आप सभी को पता होगा। और अगर आप लोगों को पता भी नहीं है तो एक बार जान लीजिए कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोग डरे हुए होंगे कि देखिएगा बहुत सारे नंबर लाने होते होंगे, ऐसा नहीं है, बहुत कम नंबर है, यानी कि लगभग 700 से 800 नंबर में विद्यार्थी जो है यूपीएससी में सिलेक्ट हो जाता है। 900 नंबर अगर कोई ला रहा है, या 800 नंबर से 900 नंबर के बीच में अगर कोई विद्यार्थी ला रहा है तो वो टॉपर्स में आता है, काउंटिंग आता है टॉपर्स की काउंटिंग में। अब आप सोचिए कि इतने से नंबर आपको लाना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत आसान है, अभी आपको केवल जो है एग्जाम पैटर्न बताया गया है, केवल पेपर जो है वो बताए गए हैं। अभी मैं सिलेबस का भी डिटेल एनालिसिस करने वाला हूं आगे, तब जाकर आप अपने आप पर ये कीजिएगा, यकीन कीजिएगा कि मैं कुछ कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो चलिए आगे हम चलते हैं, आइए एक बार हम देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रीलिम्स पेपर की। प्रीलिम्स पेपर का जीएस पेपर 1 में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। तो ये आपका प्रीलिम्स पेपर का जीएस 1 है, इसके अंदर आपका सबसे पहला जो पेपर है, सबसे पहला जो पार्ट है वो मैंने रखा है करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर्स को ये देखते हुए, करंट अफेयर्स के इवेंट्स को देखते हुए, यानी कि इसको अगर मैं सीधा सीधा कहूं तो अंतरराष्ट्रीय संबंध इसको आप कह सकते हैं, यानी कि इंडियन नेशनल रिलेशन कैसे हैं, इंडियन नेशनल रिलेशन कैसे हैं उस पर आपको बात करनी है। दूसरा सब्जेक्ट आपका है जिसके अंदर आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि नेशनल मूवमेंट, यानी कि हिस्ट्री जो है, यानी कि भारतीय इतिहास जो है, जिसके प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल का इतिहास आपको इसमें कंप्लीट पढ़ना है, और उसके बाद में नेशनल मूवमेंट्स जो है वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिएगा इसके बाद में देखिएगा इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी कि भारत एवं विश्व की आपको ज्योग्राफी पढ़ना है। ठीक है, इसके अंदर देखिएगा सोशल इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ये आपको पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। तो इनके बारे में भी आपको मैं कंप्लीट जानकारी दे दूंगा। ज्योग्राफी के अंदर आपको देखिएगा क्या क्या पढ़ना है, वो भी मैं सारी चीजें आपको समझाने वाला हूँ। प्रीलिम्स में आगे मैं आपको समझाऊंगा, सारे पैटर्न, सारा सिलेबस में आपको खोलकर बताऊंगा कि ये चीजें आपको, ये यूनिट्स आपको पढ़नी है। यहाँ पर केवल आप सिलेबस देख लीजिए, एक बार सब्जेक्ट देख लीजिएगा। इसके बाद में देखिएगा तीसरा सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी हो गया। चौथा आपका इंडियन पॉलिटिकल, यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस। गवर्नेंस की अगर मैं बात करूं तो गवर्नेंस किसे कहते हैं, भारतीय शासन व्यवस्था, यानी कि भारतीय शासन व्यवस्था किस प्रकार की है, तो उस पर हम बात करेंगे। इंडियन पॉलिटिक्स आप समझ गए होंगे कि इंडियन पॉलिटिकल यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था आपको पढ़नी है। ठीक है, इसके अंदर भी अलग अलग चीजें हैं, जिसके अंदर संविधान दिया हुआ है, पॉलिटिकल सिस्टम दिया हुआ है, उसके बाद में आपका जो है यानी कि पब्लिक पुलिस दिया गया है, उसके बाद में राइट्स क्या है, इत्यादि जो चीजें हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। यहां से केवल आप सब्जेक्ट देख लीजिएगा। इसके बाद में देखिएगा पांचवा जो आपका सब्जेक्ट है वो होने वाला है आपका इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स सोशल डेवलपमेंट, यानी कि इकोनॉमिक्स आपका है जिसके अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो उसको हम कंप्लीट बात करेंगे आगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको क्या क्या पॉइंट पढ़ने हैं, क्या क्या यूनिट्स पढ़नी है, कौन सी किताब से पढ़ना है, और कौन सा बजट आपको पढ़ना है, कौन सी वेबसाइट आपको यूज करनी है, और कौन सी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो सारी चीजें मैं आपको एनालिसिस करूंगा। आगे आप चिंता ना करें। अगला आपका सब्जेक्ट है जिसके अंदर इन्वायरमेंट, अगला सब्जेक्ट इन्वायरमेंट रखा गया है, और सातवां लास्ट सब्जेक्ट आपका रखा गया है जनरल साइंस, यानी कि इसमें 7 सब्जेक्ट है जीएस पार्ट 1 में। एक बार दोबारा समझ लीजिए, सिलेबस आपको संपूर्ण तरीके से याद होना चाहिए कि पहले पेपर में
जीएस प्रीलिम्स के पहले पेपर जीएस 1 में क्या क्या होता है, कौन कौन सा पार्ट कहां से पढ़ना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। जिस प्रकार से पहला आपका अंतरराष्ट्रीय संबंध हो गया करंट अफेयर्स की दृष्टि से, दूसरा आपका हो गया हिस्ट्री यानी कि इंडियन हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, तीसरा आपका हो गया इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारतीय भूगोल हो गया, चौथा आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, पांचवा आपका इकोनॉमिक्स हो गया, छठा आपका जो है एनवायरमेंट हो गया, सातवां आपका जो है जनरल साइंस हो गया। ये 7 सब्जेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं, काफी सारे विद्यार्थियों की एक बहुत बड़ी मिथ्या बनी हुई है और मिथ्या यह है कि सीसेट पेपर कैसे क्वालिफाई किया जाए। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है क्योंकि इंग्लिश मीडियम से जो विद्यार्थी बिलोंग करते हैं उनके साथ में ये समस्या नहीं होती है। इसलिए समस्या नहीं होती है क्योंकि पहले ही उनका बैकग्राउंड या तो साइंस से होता है, आईआईटी से होता है, या फिर वो डॉक्टरिंग से होते हैं, या फिर किसी इंजीनियरिंग सेक्टर से होते हैं, या फिर किसी अन्य फील्ड से वो होते हैं जो कि वो ऑलरेडी इंग्लिश के अंदर जो है यानी कि मैथ से वो ऑलरेडी टच रहते हैं। लेकिन हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के साथ ऐसा होता है कि वो ग्रेजुएशन करता है, 11th 12th करता है, यानी कि 10th के अंदर वो फाइनली रूप से मैथ को छोड़ देता है। उसके बाद में 11th 12th करता है, उसके बाद ग्रेजुएशन करता है, फिर उसकी ग्रेजुएशन करने के बाद वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है, यानी कि 5 साल में वो वैसे ही क्या कर देता है, मैथ रीजनिंग को वैसे ही खत्म कर देता है, वैसे ही भूल जाता है। और पहले भी उसका इंटरेस्ट नहीं होता है क्योंकि 10th तक उसको यही होता है कि कैसे जैसे तैसे मुझे पास करना है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा मिथ्या बना हुआ है और मिथ्या इसलिए बना हुआ है कि इसके अंदर जो है पैटर्न जो दिया गया है उस पैटर्न से बाहर सवाल नहीं आते हैं। लेकिन जो किताबें जो बनाई गई है, जो किताबें वर्तमान समय में जो आप लोग परचेज कर रहे हैं, जो किताबें बन रही है, उन किताबों में वो चीजें नहीं है जो यूपीएससी हमेशा पूछती है। यूपीएससी के राजपत्र के अंदर जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उन किताबों को नहीं बनाया गया है। केवल एक मैथ का टीचर रीजनिंग की किताब नहीं लिख सकता, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। वर्तमान समय में भारत के अंदर हो क्या रहा है आपको पता है, शिक्षा को पूर्णतः व्यवसायीकरण बना दिया गया है और व्यवसायीकरण के अंतर्गत ये हुआ है कि जो रीजनिंग मैथ का जो टीचर था यानी कि रीजनिंग का जो टीचर था वो मैथ की बुक लिख रहा है और मैथ का टीचर जो था रीजनिंग मैथ दोनों की बुक लिख रहा है। तो उसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि हर बुक के अंदर आपको एक ही चीज मिलेगी, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। और ये कॉपी पेस्ट वाला जो पैटर्न है और ये जो सिस्टम है ये यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थी के लिए ही हानिकारक नहीं है, बल्कि ये ऑल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थी के लिए बहुत हानिकारक है। हानिकारक इसलिए है क्योंकि जो सिलेबस होता है, सिलेबस एग्जाम्स जो गवर्नमेंट जो सिलेबस करवाती है या फिर सिलेबस जो देती है उसके अकॉर्डिंग आप लोग किताबें परचेज कर लेते हैं, गाइड्स परचेज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको दिया गया है, आपको स्पष्ट बताया गया है कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ना है, तो उसके बाद में आपके पास में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये होनी चाहिए कि आपके पास एनसीईआरटी किताबें हैं। एनसीईआरटी किताबें भारत सरकार के द्वारा मान्यता है, भारत सरकार के द्वारा मान्यता अगर उनको प्रदान की गई है तो जाहिर सी बात है कि पेपर वहीं से आएगा। वहां पर आपके गलत क्वेश्चन का यानी गलत आंसर का कोई भी चांस नहीं बनता है कि गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले उन चीजों को फॉलो करें। लेकिन आज के वर्तमान समय का दौर ऐसा है, किसी को अगर आप कहोगे तो वो गाइडों के पीछे ज्यादा भगता है बल्कि बुक लिस्ट के पीछे नहीं चलता है। तो मेरी यही सजेशन रहेगा और मेरे साथ जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको मैं सबसे पहले यही राय देना चाहता हूं कि आप इधर उधर हाथ पैर मत मारिए। जो भी सारी चीजें हैं वो आप सबको दी जाएगी। एनसीईआरटी के लिए आप लोग इधर उधर मत भागिए क्योंकि एनसीईआरटी में आपको कंप्लीट बैच आपका एनसीईआरटी करवाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको ओल्ड न्यू सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन से एनसीईआरटी का कौन कौन सा चैप्टर कितना यूजफुली है, कौन से पेपर के लिए है और कौन से पैटर्न के लिए है और कहां से कितनी बार किस एग्जाम में किस प्रकार के यहाँ से सवाल बने हैं, वो सारी चीजें मैं आपको दूंगा। आप लोगों को बिल्कुल भी हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं, जैसा मैं आपको कह रहा हूं वैसा चलते रहिए, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, 2 साल तक आपको कुछ नहीं करना है। और आपको बीच में लगता है कि सर गलत डायरेक्शन में है या फिर आप लोगों को ऐसा लगता है आप समझदार है, ज्यादा थोड़ा सा समझदार भी है, तो आपको ऐसा लगता है कि शायद ये सर गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, तो आप फिर आपके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं यानी कि सीसेट पेपर की आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीसेट पेपर में आपको बिल्कुल क्वालिफाई करने का बिल्कुल सबसे आसान तरीका और सबसे आसान किताबें और सबसे आसान बुक प्रैक्टिस जो है वो मैं आपके लिए अवेलेबल करवाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम की कि मेंस एग्जाम का क्या सिस्टम है भाई। यूपीएससी का मेंस एग्जाम के अंदर किस प्रकार से क्या रहने वाला है उस पर हम बात कर लेते हैं।
क्वालिफाइंग पेपर हमारे पास 2 है, कितने नंबरों के रहने वाले हैं? क्वालिफाइंग नंबर हमारा पेपर नंबर 1A है, वो जो है आपका इंडियन लैंग्वेज का रहेगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है 22 या 23 मातृभाषाएं हैं, उनमें से आप ले सकते हैं। उसके बाद में यानी कि ये आपका रहेगा 300 नंबर का। दूसरा पेपर आपका कंपलसरी है जो कि इंग्लिश है, और इंग्लिश ये पेपर जो है आपका रहेगा 300 नंबर का, ये आपको क्वालिफाई करना ही होगा। दोनों पेपर क्वालिफाई करना होगा, इनके नंबर आपके मेंस एग्जाम में नहीं जोड़े जाते हैं, यही आपकी मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं। केवल आपको इनको पास करना होता है, और इनको पास करने के बाद में ही आपको जो है ऐसे वाला जो पेपर है वो देने का मौका मिलता है। अन्यथा अगर आप इन दोनों पेपरों में फेल हो जाते हैं तो आपको वापस क्या करना पड़ेगा? प्रीलिम्स की तैयारी करनी पड़ेगी आकर, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए भी आपको दिक्कत नहीं लेनी है। काफी सारे विद्यार्थियों का मिथ्या बना हुआ है कि सर इंग्लिश तो हमारे को आती नहीं है, इंग्लिश में तो हम बहुत वीक है। बिल्कुल चिंता मत करिए, इंग्लिश आपकी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करा दी जाएगी, बिल्कुल मजबूत कर दी जाएगी, आप बिल्कुल चिंता नहीं करिएगा। क्योंकि इंग्लिश के लिए मैं आपको स्पेशल जो है कोर्स आपको देने वाला हूं, और उसके अंदर मैं इंग्लिश के अंदर आपको वार्तालाप जो हम बातचीत कर रहे हैं वो भी इंग्लिश में रहेगी, ठीक है। यानी कि और उसके साथ में आपको क्वालिफाई कैसे करना है, इंग्लिश वाला जो पेपर है वो भी सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। यानी कि यहाँ तक यह है कि मेरा मानना यह है कि अगर विद्यार्थी इंग्लिश में इंटरेस्ट लेता है मेरे साथ में मिलकर, तो शायद हो सकता है कि उसको जो है इंग्लिश में इतना इंटरेस्ट आने लगे कि शायद वो पेपर भी इंग्लिश में ही सोल्व करना पसंद करे। और इंग्लिश आप लोगों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इंटरव्यू में कई बार ऐसा देखा गया है कि इंटरव्यू के अंदर जो है टीचर्स जो है वो कई बार ऐसे क्वेश्चन जो पुट कर देते हैं स्टूडेंट के सामने कि उसका इंग्लिश जो है वो बहुत, इंग्लिश मीनिंग जो है बहुत आसान होती है और हिंदी मीनिंग जो है बहुत मुश्किल होती है। तो विद्यार्थी उस चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा डर जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए इंग्लिश बहुत जरूरी है, और इंग्लिश आपको बोलना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए, वो भी बेस्ट तरीके से आपको आना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मातृभाषा हमारी जो हिंदी है, हिंदी के लिए मैं बात करूं तो हिंदी के लिए आप लोगों को पता है कि लगभग 8 राज्य भारत में है हिंदी भाषा के। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले लगभग जो है 50% विद्यार्थी, लगभग जो है 40% मान के चलिए 40% विद्यार्थी हिंदी माध्यम से बिलोंग करते हैं, 40% या 60% विद्यार्थी इंग्लिश माध्यम से हैं। इंग्लिश मीडियम वालों को आसानी से इसलिए क्वालिफाई कर जाते हैं पेपर को, या फिर आसानी से इसलिए कर जाते हैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए सारी चीजें आसान होती है, सारा मटेरियल जो है आसानी से अवेलेबल है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए मटेरियल कम अवेलेबल है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जो है यानी कि मिसगाइड जरूर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जगहों पर मिसगाइड हो जाते हैं, हर जगहों पर उनको जो है मिसगाइड करने वाले लोग मिल जाते हैं, इसलिए भी उनके सामने बहुत बड़ी दिक्कत से हो जाती है। चलिए, अब इसके बाद में हम बात करते हैं। तो इंग्लिश की आपको कतई टेंशन नहीं लेनी है, रीजनिंग मैथ की आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, किसी भी सब्जेक्ट को आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे सब्जेक्ट आपको बहुत आसानी से और बहुत बेहतरीन ढंग से मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद में आप देखिएगा आपका सबसे बेस्ट जो मटेरियल है और सबसे अच्छे अंक जो आपको प्राप्त करने हैं वो यही से करने हैं। अब है सबसे मेन चीज, ऐसे निबंधात्मक पेपर होगा आपका फर्स्ट। निबंधात्मक पेपर के अंदर आप लोगों को पता होगा कि निबंधात्मक पेपर जो आपका है उसके अंदर आपको क्या करना होगा, यानी कि 250 नंबर का। आपका कितने नंबरों का होगा? 250 नंबरों का होगा। इसके बाद में जनरल स्टडी, यानी कि जनरल स्टडी की अगर मैं बात करूं तो जनरल स्टडी का जो पेपर है फर्स्ट, यानी कि जिसके अंदर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड, सोशियोलॉजी, ये सारी चीजें हैं, उसके बारे में सिलेबस में आगे मैं डिस्कस करूंगा। ये आपका 250 नंबर का होने वाला है। जनरल पेपर थर्ड आपका जो है वो आपको जीएस पेपर 2 जिसको आप कहते हैं, जीएस पेपर 2 आपका जो है 250 नंबर का है। उसी प्रकार से जीएस पेपर 3 भी आपका 250 नंबर का है, और जीएस पेपर 4 भी आपका 250 नंबर का है। इसके बाद में ऑप्शनल पेपर आपके 250 नंबर के हैं, ठीक है, और ऑप्शनल सेकंड पेपर जो है वो भी आपके 250 नंबर का है। यानी कि कुल मिलाकर आपका जो मेंस एग्जाम है वो लगभग आपके कितने नंबरों का है? 1750 नंबर का। कितने नंबर का बेटा? 1750 का। इसके बाद में 1750 के बाद में देखो यहां पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी मिथ्या का विषय आपका बना हुआ है, उस चीज को मैं दूर कर देता हूं। यहाँ पर पर्सनालिटी टेस्ट मैंने लिखा है, यानी कि इंटरव्यू की बात कर रहा हूं मैं। इंटरव्यू आपका जो है 275 नंबर का होता है, यानी कि टोटल मिलाकर आपके कितने हो गए? 2025 नंबर। कितने हो गए? 2025 नंबर। 2025 नंबर में से आपको यूपीएससी के लिए कितने नंबर क्वालिफाई करने के लिए जरूरी होता है और कितने नंबर लाना जरूरी है, तो ये आप जान लीजिए।
लगभग आपको जो है यानी कि 650 से लेकर अगर आप 800 नंबर के बीच में लेकर आते हैं तो आप सिविल सेवा में चयनित हो सकते हैं, क्योंकि 2013 के बाद में लगभग एवरेज जो नंबर है वो यही रहे हैं। अगर कोई विद्यार्थी 800 प्लस नंबर लाता है तो वो विद्यार्थी टॉप रैंक में आने की क्या रखता है, ताकत रखता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो आप इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बिठा कर रखिए, आपका क्या टारगेट होना चाहिए। वैसे मैं टारगेट्स भी लेकर आया हूं, मैं टारगेट भी आपको बता देता हूं कौन से पेपर में आपका कितना टारगेट रहना चाहिए और किस प्रकार से आपका टारगेट होना चाहिए, वो भी आप जान लीजिए। अब यही टारगेट आप लोगों को जो है क्या करना है कि आप लोगों की जो टेबल है जहां पर आप लोग पढ़ते हैं उस टेबल के ऊपर आपको ये टारगेट जो है लिख लेना है कि आपको किस पेपर से कितने अंक प्राप्त करने हैं। इस चीज को आप दिमाग में बिठा लीजिए और आपकी टेबल के सामने होना चाहिए कि किस विषय में आपका इंटरेस्ट ज्यादा है और किस सब्जेक्ट को आप आसानी से जो है पढ़ सकते हैं और आसानी से आप जो है क्वालिफाई कर सकते हैं या फिर अच्छे अंक आप उसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो वो चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। देखो यहां पर जो है प्री एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो प्री एग्जाम्स में अगर आप 140 से 60 नंबर के बीच में लेकर आते हैं तो आप आसानी से प्री एग्जाम जो है क्वालिफाई कर जाओगे। सीसेट पेपर के अंदर आपको 80 से 120 के बीच में लाना है, फिर भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। दोनों पेपर्स हो गए प्रीलिम्स के। इसके बाद में देखो हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी जो एग्जाम्स है इनमें अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं, वैसे बहुत कम नंबर है लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए। ये मैं इधर टारगेट लिख रखा हूं क्योंकि ये आपका टारगेट होना चाहिए। जब आप इतना टारगेट लेकर चलेंगे तब जाकर आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर मात्र जो है क्वालिफाई लिख देता तो आप लोगों का टारगेट ही क्वालिफाई हो जाता, तो इसलिए आप लोगों को दिक्कत हो सकती थी। इसलिए मैंने जो है पहले इस चीज को समझते हुए मैंने ये जो सारी सारणी आपके सामने रखी है वो सारणी इसलिए रखी है क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको इतने इतने अंक प्राप्त इसमें करने हैं। तो देखिएगा हिंदी के अंदर लगभग आपको 180 से 100 नंबर आपको लाना है 300 में से। इंग्लिश के अंदर भी आपका टारगेट होना चाहिए 140 से 180 के बीच में आपके नंबर आने चाहिए 300 में। अब देखो अब सबसे मेन चीज है, ये तो आपके क्वालिफाइंग पेपर थे, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है, इसका आप टारगेट कितना भी रख सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है ये है कि आपको जीएस वाले जो पार्ट है और सबसे पहली बात यह है कि आपकी मेरिट जो लिस्ट तय करने वाले हैं उन एग्जाम्स में उन पेपर्स में आपको कितने कितने नंबर लाने हैं, कितना टारगेट आपको लेके चलना। यहां पर देखो ऐसे का जो आपका पैटर्न है यानी कि 250 नंबर का है, जिसमें से आपका टारगेट होना चाहिए 150 से 170 के बीच का। इससे ज्यादा आप टारगेट मत लेके चलिएगा क्योंकि आप लोग लिखते 200 नहीं कर पाओगे। 150 से 170 अगर आप लेकर आते हैं, ये जो भी मैंने सारणी जो आप लोगों के सामने दी है इस सारणी को आप लोग देखेंगे, एक बार इसको दोबारा पढ़ना और उसके बाद में आपके अकॉर्डिंग जो है आप कितने आपके अंदर कितनी ताकत है उस चीज को देखते हुए आपके अंदर आप स्वयं को पढ़ते हुए इस चीज को कॉपी मत करिए, आप स्वयं को समझते हुए आप कितना टारगेट लेकर चलना चाहते हैं वो टारगेट आप फिक्स कीजिए और उसकी एक फोटो मुझे आप पर्सनल नंबरों से आपके व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मेरे विद्यार्थी की सोच कहां तक जा रही है और उसकी सोच में क्या क्या चीजें डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, तो ये सबसे पहला आपका होमवर्क हो गया कि आप लोग इस चीज को मुझे देंगे। सबका अलग अलग टारगेट होना चाहिए, कॉपी पेस्ट कोई नहीं करेगा, अन्यथा फिर वही है कि यूपीएससी में भेड़ चाल में फंस जाओगे। अपने आप को पहचानिए, 2 दिन का 3 दिन का 4 दिन का आप समय ले लीजिए, अपने आप को पहचानते हुए आपकी टेबल के सामने ये सारणी होनी चाहिए कि मुझे इतने अंक प्राप्त करने हैं इस सब्जेक्ट में और उसी के अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि टेबल पे चिपकाने के बाद उसको भूल गए, आपको मेहनत भी उसी चीज के अकॉर्डिंग करना है जो आपने नंबर लिखा है। सबसे बेहतरीन रणनीति यही है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, कई सारे लोगों को ये तक पता नहीं होता है कि यूपीएससी का कौन सा पेपर कितने नंबरों का है। अगर यही पता नहीं है तो फिर आप क्या कर पाओगे, लेकिन आप लोगों को ये तक पता होना चाहिए कि आपका टारगेट कितना है, आपको कितने अंक इससे प्राप्त करने, वो चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तब जाकर आप एक बेहतरीन रणनीति के साथ में आप क्वालिफाई कर पाओगे एग्जाम्स को। ये जो पूरे नंबर्स मैंने लिखे हैं ये मैंने एक टॉपर विद्यार्थी के नंबर लिखे हैं जो कि फर्स्ट से सेकंड या 1 से 10th रैंक में आने वाला विद्यार्थी है, उसके सारे नंबर मैंने यहाँ पर आपके सामने रखे हैं। जो विद्यार्थी 1 से 10 तक की रैंक में आने वाला है वो विद्यार्थी का ये शेड्यूल होता है, यानी कि वो इन नंबरों के आधार पर ही होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए जीएस पेपर 1 के अंदर आपका टारगेट होना चाहिए कि लगभग 150 से 160 होने चाहिए आपके। ठीक है, वही जीएस पेपर सेकंड में भी 140 से 170 160 होने चाहिए। इसके बाद में जीएस पेपर 3 में मैंने 150 से 170 लिखे हैं
इसका कारण है क्योंकि आप जब सिलेबस देखेंगे इसका और सब्जेक्ट्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इससे जीएस पेपर 3 है, इसका प्रीलियम से सिलेबस काफी मैचिंग करता है, इस वजह से। इसके बाद में आपका जीएस पेपर 4 है, यानी कि इथिक्स की मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको 170 से 190 का टारगेट आपको लेकर चलना है, क्योंकि बहुत बेहतरीन है, ये बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है। और ये रियलिटी ये है कि जो आपका इंटरव्यू और जो जीएस पेपर 4 जो है वो डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी पर, यानी कि आप कैसा पढ़े हैं, आपने क्या पढ़ा है, आपकी सोच कैसी है, आप किस प्रकार से व्यवस्था चलाएंगे, किस प्रकार से प्रशासन चला सकते हैं, ये सारी चीजों पर डिपेंड करता है आपका ये एग्जाम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद में ऑप्शनल पेपर के अंदर आपकी देखिएगा, दोनों पेपरों को मिलाकर ऑप्शनल के अंदर आपको पता होना चाहिए कि लगभग 380 से लगभग 410 नंबर का, मैंने बताया है कि लगभग आपका टारगेट होना चाहिए 400 नंबर तक का, लेकिन 380 तो कंपलसरी है, या 350 नंबर तो आपको इसमें लाना ही है, दोनों में मिलाकर। 350 से अगर कम नंबर है ऑप्शनल सब्जेक्ट में तो ये मान लीजिए कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है ऑप्शनल पढ़ने में, या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने में। चलिएगा, इसके बाद में इंटरव्यू में आपका टारगेट होना चाहिए कि 180 से 190 के लगभग आपके नंबर आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में कई बार काफी सारे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के 160 भी रह जाते हैं। काफी सारे विद्यार्थियों को मैंने देखा है जिसमें से 140 तक भी इंटरव्यू में नंबर आए काफी सारे विद्यार्थियों के। उस चीज की आपको टेंशन नहीं करना है, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि आप सामने वाले को इस प्रकार से जवाब दे पाएं, या इस प्रकार से आप अपने आप को जो है प्रिपेयर कर पाएं, या उस प्रकार से आप दूसरे व्यक्ति के सामने जो है अपने आप को रख पाए। अपनी किताब जो है यानी कि आप किताबें जो पढ़ रहे हो, उन किताबों में खोलने की बात नहीं कर रहा हूं, अपने जो किताब है आपके मन की, आपके दिमाग की और आपके एनवायरनमेंट की, आपके वातावरण की जो किताब है, वो शायद सामने वाले जो आयोग के 5 आदमी जो बैठे होते हैं, उन 5 आदमियों के सामने शायद आप रियलिटी में कुछ छुपाते हुए नहीं, बल्कि कुछ सकारात्मक विचारधारा के साथ में आप आपकी किताब खोलकर उनके सामने रखें, ताकि वो आपको अच्छे से पढ़े और उसके बाद में आपको जज करे और उसके बाद में आपको वो अच्छे अंक दे। यानी कि इंटरव्यू का सबसे बड़ा एक फंडा होता है, और इंटरव्यू के लिए काफी सारे लोग कहते हैं कि इंटरव्यू में कम नंबर आते हैं। उनका सबसे बड़ा रीजन यही है कि इंटरव्यू के अंदर जो भी चीजें हैं वो सच्चाई पर चलती है, आप झूठ बिल्कुल मत बोलिए। कोई भी चीज आपके अंदर नहीं है, जैसे मेरे अंदर कोई बुराई है, मान लीजिए मेरी बुराई है कि मैं जैसे टाइम टेबल पर नहीं उठ पाता हूँ, या फिर मैं टाइम टेबल पर नहीं सो पाता हूँ, या मैं किसी भी प्रकार की मेरी कोई भी बुराई है, तो वो आप पहले ही जो आप राजपत्र जो बनते हैं उस फॉर्म के अंदर आप पहले ही भरे कि मेरी ये बुराई है और मेरी ये अच्छाई है। अच्छाई में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई भी ऐसी चीज उठाकर डाल दो कि सारी दुनिया डाल रही है तो आप भी डाल दीजिए। आपके अंदर रियलिटी में जो अच्छाई है वही अच्छाई आप उसमें लिखे, और रियलिटी में जो बुराई है आपके अंदर वही बुराई उसमें लिखे। यही सबसे यानी कि सत्यनिष्ठा की बात करना चाहिए हमेशा। और सत्यनिष्ठा यानी कि जीएस पेपर 4 में आपको पढ़ाया जाएगा सत्यनिष्ठा क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है। आपकी ईमानदारी और आपकी सत्यनिष्ठा आपको इंटरव्यू के अंदर, आप कोई भी इंटरव्यू दीजिए, छोटे से एग्जाम से लेकर बड़े से एग्जाम्स के लिए या फिर प्राइवेट जॉब्स के लिए आप इंटरव्यू दीजिए, लेकिन जो भी चीजें हैं वो आप खुलकर सामने वाले के सामने रखिए, क्योंकि उसको लगेगा कि आप नेगेटिव आदमी हैं तो आपको बाहर कर देगा, उसको लगेगा कि ये पॉजिटिव है। चलो ये पॉजिटिव भी है, अगर मान लीजिए आप नेगेटिव भी है और नेगेटिव के अंदर मान लीजिए आप 70% राइट है और 30% नेगेटिव है, तब भी आपका सिलेक्शन होना है, क्योंकि उसको पता है कि प्रत्येक व्यक्ति में कम से कम इतनी कमियां तो होनी चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि आपको झूठ नहीं बोलना है, जो भी क्लियर है वो सारी चीजें आपके सामने रखना है। इस प्रकार से आप टीचर्स के सामने, पेरेंट्स के सामने, आपके सीनियर्स के सामने आप झूठ बोलते हैं, उस प्रकार से वहां पर आपको झूठ नहीं बोलना है। सबसे बड़ी ईमानदारी आपकी होनी चाहिए कि आपको झूठ से आपका कोई नाता नहीं होना चाहिए। जो भी बात है ईमानदारी के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ आप करिए। आज ही से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज ही से आप एक सिविल सेवक बन चुके हैं, तो आज ही से आपका एक कर्तव्य है, इंटरव्यू की तैयारी यहीं से शुरू हो चुकी है। सबसे पहले एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। दूसरी बात, आप सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की बात करिए। तीसरी बात यह है कि अपने आप में जो कमियां हैं उनको आप देखिए। चौथी बात यह है कि आपके अंदर अच्छाइयां क्या है, और ऐसी अच्छाइयां नहीं होनी चाहिए कि प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहे, यानी कि प्रशासनिक अधिकारी जो जिम्मेदार अधिकारी होता है उसको मारने का काम करे। मारने का काम से मेरा तात्पर्य है, मारने शब्द से मेरा तात्पर्य यह है कि इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए जिस प्रकार से आपके अंदर अच्छाइयां की मैं बात करूं, यानी कि सोशल वर्कर आप हैं, समाज सेवा आप करना चाहते हैं, समाज सेवा के साथ में आपकी विचारधारा जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से जुड़ जाती है। अगर आपकी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई विचारधारा है और आप समाज सेवा कर रहे हैं तो आप गलत है, क्योंकि वो हैबिट एक प्रशासनिक अधिकारी को मारने का काम करती है।
तो इससे बेटर है कि आप एक समाज सेवी बने, तो एक सिविल सेवक के तौर पर ही बने। अन्यथा अगर आप यानी कि राजनीति में, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो आप उसी प्रकार की विचारधारा से आप रहें और उसी प्रकार की विचारधारा में आप काम करें। और पॉलिटिक्स में जाने के लिए अगर आपका सपना है तो आप उसी रास्ते पर चलें। अगर आपका सिविल सेवा में जाना है तो सिविल सेवक का सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कानून की पालना करना, और कानून को आपको भी मानना पड़ेगा और दूसरे आपकी फैमिली के मेंबर्स को भी मनवाना पड़ेगा, अगर आप तभी एक सच्चे सिविल सेवक। ऐसा नहीं है कि आप खुद हेलमेट लगा के नहीं जा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि आप हेलमेट लगाना चाहिए। आप एक जिम्मेदार नागरिक नहीं है अगर आप नहीं कर रहे हैं, है ना। तो कोई भी अगर आपके आसपास के वातावरण में अगर कोई भी व्यक्ति दुखी है या कोई भी व्यक्ति पीड़ित है, तो ऐसा नहीं है कि आप भागकर उसके दुख में हाथ बढ़ाएंगे, बल्कि उसको आप सॉल्यूशन दे सकते हैं कि आपकी सजेशन ये हो सकता है, लेकिन उस पर आप राजनीति नहीं कर सकते, पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। तो आपकी विचारधारा सोशल यानी कि सोशल वर्कर की विचारधारा होनी चाहिए, लेकिन उस प्रकार की विचारधारा नहीं होनी चाहिए। सोशल वर्कर में भी 3-4 प्रकार की विचारधाराएं होती है। एक निस्वार्थ भाव होता है, स्वार्थ भावना होती है, 2 प्रकार की होती है। स्वार्थ भावना में पॉलिटिक्स जुड़ी होती है, उसके साथ में उससे मतलब जुड़ा हुआ होता है, उससे पैसे या फिर कोई भी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो उनसे कहीं ना कहीं लालच होता है। आप अगर एक सिविल सेवक है तो आपकी निस्वार्थ भावना होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है जिस डिस्ट्रिक्ट में आप जाने वाले हैं, जिस राज्य में आप जाने वाले हैं, तो वहां पर तो आपके कोई आसपास के वातावरण में आपका कोई व्यक्ति नहीं रहता है, आपकी फैमिली नहीं रहती, आपके रिश्तेदार तो नहीं रहते, आपको वहां पर मिलेगा ही, क्योंकि आयोग ने पहले ही ये सिस्टम बना के रखा है कि व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। जैसे आप जिस जिले के डिस्ट्रिक्ट के या जिस डिस्ट्रिक्ट के आप कलेक्टर बनेंगे या फिर आईपीएस बनेंगे, डीएम बनेंगे, जो भी बनेंगे, तो आपकी निस्वार्थ भावना से ही आपको सेवा करनी होगी, क्योंकि आपकी वो जनता जो है आपका उससे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन आपके अंदर एक गुण होना चाहिए कि मानवता, यानी कि मानवता की आपको सेवा करनी है और एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक आपको देश के बनना है। तो जिम्मेदार नागरिक के लिए बनने के लिए आज ही से आप खुद की जो कमियां हैं और खुद की जो बुराइयां हैं उसकी आप लिस्ट बनाइए और उनको धीरे धीरे जो कमियां हैं उनमें सुधार करने की कोशिश करिए। और देखिएगा लास्ट तक के अंदर भी जो है यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के बाद में, मेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में भी, इंटरव्यू तक भी अगर आपकी कोई गलती ऐसी है जिसका आप सुधार नहीं कर पाए हो, तो वहां पर आप गलती ऐसे लिखिएगा। इंटरव्यू के अंदर आप जो राजपत्र पढ़ते हैं उसके अंदर आप गलती अपनी ऐसी लिखिएगा जिस गलती में सुधार किया जा सकता है आने वाले समय में, ठीक है। ऐसी गलती मत लिखिएगा जिससे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन से लेकर आज तक उसमें सुधार नहीं कर पाए हो, ठीक है। जैसे कई लोगों की हैबिट होती है, सॉरी हैबिट नहीं कह सकता मैं इसको, कई सारे लोगों की कहानी होती है कि वो लोग ज्यादा सोते हैं, सोना उनको बहुत पसंद है। अब सोने को लेकर बात क्या है कि मान लीजिए 8-10 घंटे सोते हैं, 12 घंटे सोते हैं, तो एक सिविल सेवक के लिए जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि सिविल सेवक वही हो सकता है जो 6 से 7 घंटे की नींद ले, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। सिविल सेवक को 6 से 7 घंटे से ज्यादा सोने का टाइम नहीं है। अगर वो इससे ज्यादा सोता है तो वो एक जिम्मेदार नागरिक नहीं है, क्योंकि वो आपका खुद का नुकसान कर रहा है। हाँ, वो बात जरूर है कि आपको कुछ कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, आपको एक अच्छा बंगला, गाड़ी, नौकर, खाने पीने की सारी सुविधाएं अच्छी मिलती है, तो आप उसके बाद में आप ये चाहें कि आप मौज मस्ती करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन वही है कि फिर आप कर्तव्य या दायित्व से आप भाग रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर कर सकता हूं और कह सकता हूं कि मात्र 100 बच्चों में से एक ही विद्यार्थी ऐसा होता है जो केवल मौज मस्ती या फिर गलत ढंग से चयनित हो जाता है, और वो ही विद्यार्थी ऐसा काम करता है। रिश्वत जो लेते हैं या फिर जो गलत काम करते हैं या फिर अपना जो मतलब अपना कर्तव्य सही ढंग से नहीं निभाते हैं, तो वो 100 में से एक ही स्टूडेंट होता है। बाकी 99 जो आईएएस आईपीएस होता है या फिर जो अधिकारी बनता है, प्रशासनिक अधिकारी बनता है, वो जिम्मेदारी मानता है और जिम्मेदारी निभाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये टारगेट आपका होना चाहिए 2025 में से आपके कितने नंबर आपको लाने हैं, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिएगा, तो अब आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में आपको मैं सिलेबस समझाऊंगा, यानी कि जीएस पार्ट 1 में क्या है, जीएस पार्ट 2 में क्या है, यानी कि इसके अंदर तो मैंने बता ही दिया है। अब आपको मैंने एप्लीकेशन के अंदर मैंने आपको जो फोल्डर बनाकर दिए हैं वो भी मैंने आपको ऐसे ही दिए हैं। जो विद्यार्थियों ने बैच ज्वाइन किया है सुपर गारंटेड बैच, उन विद्यार्थियों को फोल्डर जो कंटेंट जो आपका कंटेंट वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर फोल्डर बने हुए हैं, सुपर गारंटेड बैच लिखा हुआ है, उसके बाद में उसमें फोल्डर है। आज सब्जेक्ट के लिए पूरे फोल्डर बनाए गए, किस सब्जेक्ट में क्या क्या है, तो सारी चीजें उसके बाद में उनको जो है यूनिट्स वाइज जो है बांटा गया है और यूनिट्स के हिसाब से आपको आगे क्लासेस देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगली क्लास में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए आप सभी मुझे अनुमति दीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अगर आपको कोई भी समस्या है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। संस्था के नंबरों पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का टाइम आपको पता रखना है कि सुबह 10 बजे से 5 बजे तक ही आप कॉल करें। उसके बाद में संस्था जो है, संस्था का ऑफिस जो है बंद हो जाता है, उसके बाद में आपका कॉल का जवाब दूसरे दिन ही मिलेगा। लेकिन आप मैसेज करते हैं तो उसका रिप्लाई आपको हमेशा मिल सकता है, साइड हो सकता है, संभव, ठीक है। तो चलिए
और जो नए विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं उनका फिर आग्रह दोबारा स्वागत होगा। 1 अगस्त से नया बैच प्रारंभ करेंगे, उसमें आपका स्वागत है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, अन्यथा फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए।